बहुत अहम मुद्दा है और अहम विषय है। पिछले 9 वर्षों में हमारी कोशिश रही है कि भारत में वन्य जीवन संरक्षण के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मापदंड से भी बेहतर उदाहरण और प्रयोग किया जाए। और जिस तरीके से हर क्षेत्र में, हर मंत्रालय में एक 360 डिग्री अप्रोच के आधार पर विकास और प्रगति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सुनिश्चित की गई, वही मापदंड, वही समीक्षा, वही कीर्तिमान हमारे वन्य जीवित के लिए भी स्थापित करने की कोशिश भारत सरकार की रही है। 3 क्षेत्रों में, एक तो वन, वन्य जीव और सामुदायिक विकास, तीनों को एक साथ जोड़ने के प्रयोग के आधार पर, ताकि एक सस्टेनेबल और एक इंक्लूसिव विचारधारा के आधार पर इस क्षेत्र की प्रगति और विकास सुनिश्चित किया जाए। ये हमारा उद्देश्य रहा है। और जहां तक वन्य जीवन संरक्षण की बात है, ये हमारे इतिहास और परंपरा के साथ भारत में हजारों वर्षों से जुड़ी हुई है। वन्य जीवन की संरक्षण हमारे ग्रंथों में, चाहे पुराण में हो, महाभारत में हो, उल्लेखनीय रूप से प्रस्तुतिकरण इस विषय की गई है। और जो वर्तमान में भारत का एक संदेश पूरे विश्व को है, अनेक क्षेत्रों में वासुदेव कुटुंबकम, चाहे वो G20 हो, चाहे वो इंटरनेशनल सोलर अलायंस हो, और पर्यावरण के क्षेत्र में और वन्यजीव के क्षेत्र में भी, कि ये पृथ्वी है तो केवल मनुष्य जात के लिए नहीं, लेकिन वन्यजीव के लिए, प्रकृति के लिए भी इस सिद्धांत और इस मकसद के साथ भारत सरकार ने कार्य किया है। हमने पिछले 9 वर्षों में वाइल्ड लाइफ सस्टेनेबिलिटी, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन का एक नया उदाहरण विश्व को पेश किया है। और चाहे एशियाई शेरों की बात हो, चाहे तेंदुओं की संख्या की बात हो, चाहे पर्यावरण के क्षेत्र में और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन में बजट आवंटन की बात हो, नए कीर्तिमान भारत सरकार ने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में स्थापित किए हैं। हमारे पॉलिसी, हमारी स्ट्रैटेजी 4 मुख्य स्तंभों पर आधारित है। पहला है पॉपुलेशन, दूसरा है पॉलिसी, तीसरा है पीपल और चौथा है इंफ्रास्ट्रक्चर। PPPI की स्ट्रैटेजी वाइल्ड लाइफ के क्षेत्र में हम लोग ने अपनाई है। और भारत की विविधता हम देखें, चाहे हिमालय में हम हिमालय की तरफ देखें तो वहां के तेंदुओं को देखें, या अंडमान और निकोबार में हम अपने वाटर स्पीशीज को देखें, इस विविधता को होलिस्टिक रूप से बढ़ाने का कार्य हमारी सरकार ने की है। कुछ उदाहरण आपके समक्ष मैं रखना चाहता हूं कि अगर बाघ संरक्षण की हम बात करें तो आज भारत एक लीडर के रूप में विश्व स्तर पे उभरा है। 2014 में जहां देश के अंदर 2226 बाघ होते थे, आज उस संख्या में 33% वृद्धि होकर 2967 बाघ आज देश में उत्पन्न हो पाए। इसी के साथ एशियाई शेरों को हम देखें तो इनकी संख्या भी 2010 में 411 तक गिर चुकी थी और 2020 में बढ़कर ये संख्या 684 हो चुकी है। उत्तर पूर्वी राज्यों में हमारा जो ग्रेटर वन हॉर्न्ड राइनोसरस है, उसकी संख्या 2014-15 में 2600 थी, आज वो बढ़कर करीब 3000 भी पार कर चुका है। और हाथियों की संख्या में भी वृद्धि हुई है, जहां 2007 में करीब 27,000 हाथी पूरे देश के
उत्तर से दक्षिण तक और पूर्व से पश्चिम तक रहते थे। आज वो संख्या 32,000 से भी आगे बढ़ चुकी है। तेंदुओं की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है, 60% बढ़ के आज 2020 में 12,852 तेंदुओं की आबादी आज हो चुकी है। दूसरा हमारा जो पिलर है, जिसके आधार पे ये नतीजा हम लोग आबादी की संख्या में ला पाए हैं, वो है हमारा पॉलिसी का पिलर। और उस पॉलिसी के पिलर में जो हमारी नीति से सिद्धि की सोच और विचारधारा रही है। 70 वर्ष के बाद आजादी के 75 वर्ष पे आजादी के अमृत महोत्सव में और भारत में 70 वर्ष बाद दोबारा रीइंट्रोडक्शन चीता का संभव हो पाया है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। नामीबिया के साथ हम लोग की समझौते के आधार पर पहले किश्त में 8 चीते नामीबिया से सफलतापूर्वक भारत तक ट्रांसपोर्ट किए गए। और मेरे मध्य प्रदेश में जो पुराना अभयारण्य रहा है कूनो पालपुर का, उस कूनो पालपुर में ये 8 के 8 चीतों को हम लोग ने सफलतापूर्वक पर्यावरण मंत्रालय ने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उनकी समीक्षा में, उनके संरक्षण में, उनके संकल्प के आधार पर सफलतापूर्वक हम लोग ने स्थापित कर दिया। पहले वे इंक्लोजर्स में थे, छोटे इंक्लोजर से उनको बड़े इंक्लोजर में आज रखा गया है। और ये केवल महज शुरुआत है। अगले चरण में 14 से 16 चीते और हम लोग इस इकोसिस्टम में इंट्रोड्यूस करेंगे ताकि इनकी संख्या भी उस कूनो पालपुर क्षेत्र में बढ़ पाए। दूसरा कदम जो उठाया है कि गिद्धों की संरक्षण के लिए भी एक्शन प्लान फॉर वल्चर कंजर्वेशन 2020 से 2025 तक का क्रियान्वयन किया है, क्योंकि गिद्ध भी पर्यावरण के रूप में केवल वन जीव के रूप में नहीं, लेकिन पर्यावरण के रूप में उस चेन की एक महत्वपूर्ण अंग होती है। लाइफ साइकिल ऑफ नेचर में भी एक महत्वपूर्ण अंग होती है। और बीच में बड़ी चिंता हो गई थी क्योंकि भारत में गिद्ध की आबादी पूर्ण रूप से गिर रही थी। और इस एक्शन प्लान के आधार पर हर राज्य में एक सेफ जोन गिद्धों की संरक्षण के लिए हम लोग ने रेखांकित किया है। पर्यटन और वन्यजीव दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। पर्यटन के आधार पर एक रिश्ता मानव जाति के बीच में और वन्यजीव के बीच में एक सुगम सफलतापूर्वक संबंध स्थापित किया जाता है। और इसके लिए एक गाइडलाइन फॉर सस्टेनेबल इको टूरिज्म फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ एरियाज में हम लोग ने 2021 में स्थापित किया है, जिसके आधार पर इको टूरिज्म की कॉन्सेप्ट और इससे स्थानीय आबादी के लिए, स्थानीय समुदाय के लिए, स्थानीय क्षेत्र की जनता के लिए क्या लाभ मिलेगा, रोजगार के अवसर उत्पन्न हो पाएंगे। उसी विचारधारा के साथ ये नियम हम लोग ने स्थापित किया। इसी के साथ जो हम लोगों के प्रवासी पक्षी होते हैं उनके लिए एक सेंट्रल एशियन फ्लाईवे का एक जोन और एक पॉलिसी हम लोग ने स्थापित किया ताकि प्रवासी पक्षियों का भी हम लोग संरक्षण कर पाएं। और इसी के साथ 2022 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत संशोधन भी हमने लाए हैं ताकि साइटस के प्रावधानों को भी हम लोग शामिल करें। साइटस एक इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन होता है, उसके प्रावधान को हम लोग स्थापित करके वन्य जीव का संरक्षण भी हम लोग कर पाए। तीसरा स्तंभ जो मैंने बोला वो है पीपल, जनता। मानव और वन्य जीव के बीच में एक सुगमता का रिश्ता, एक लाभ का रिश्ता दोनों पक्षों के लिए, और एक सह अस्तित्व का कोएग्जिस्टेंस का रिश्ता दोनों के बीच में स्थापित करना ये अति महत्वपूर्ण है।
और इसकी शुरुआत आपने अपने आप देखा होगा, प्रधानमंत्री जी जब कूनो आए थे और कूनो में उन्होंने चीता का रीइंट्रोडक्शन अपने करकमलों से करवाया, तो कूनो में पहला कदम जो पर्यावरण मंत्रालय ने उठाया, साधुवाद और धन्यवाद भी देना चाहता हूं कि चीता मित्रों की स्थापना उस कूनो पालपुर में की गई, जिसके आधार पर वहां के स्थानीय हमारे लोग, स्थानीय आबादी को एक तरफ एक नई शिक्षा मिली इस वन जीव के प्रति, और दूसरे तरफ जीवन ज्ञापन के लिए भी एक नया स्रोत आय का उनको मिल पाए। तो ये एक बहुत सुंदर उदाहरण चीता मित्र का कूनो में किया है, और ऐसे ही हर सेंचुरी में और हर वाइल्ड लाइफ प्रिजर्व में, चाहे हमारे रेंजर्स हों, टूर गाइड्स हों, इको टूरिज्म की कॉन्सेप्ट हो, वो स्थापित हम लोग करने जा रहे हैं। स्थानीय समुदाय की भागीदारी हो, ये भी हम लोग सुनिश्चित कर रहे हैं, और एक विकास समावेशी हो, ये उद्देश्य इस पॉलिसी की है। चौथी स्तंभ है हम लोगों की बढ़ती हुई अधोसंरचना, और उसमें एक दूरदर्शित और एक विचारधारा के आधार पर पर्यावरण के अनुकूल ऐसे नियम और ऐसे उपाय हम लोगों ने जारी किए हैं ताकि वन्य जीव का संरक्षण भी हो। और इसका उदाहरण है कि एनिमल पैसेज प्लान्स जो सड़कों के लिए और रेल की योजनाओं के लिए अब हम लोग ने अनिवार्य कर लिया है। तो विकास हो, प्रगति हो, कनेक्टिविटी हो, लेकिन उस विकास के साथ, उस प्रगति के साथ, उस कनेक्टिविटी के साथ वन्य जीव के लिए भी एक सुरक्षित वातावरण तय हो पाए। वन्य जीव के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि उनके कॉरिडोर्स यथावत रहे, माइग्रेशन कॉरिडोर्स, रिप्रोडक्शन कॉरिडोर्स, और इसके लिए वो एनिमल पैसेज प्लान्स बहुत ही महत्वपूर्ण है जब विकास और प्रगति की योजनाएं नई नई बन पाए। इसी के साथ संरक्षित क्षेत्र, प्रोटेक्टेड एरियाज में भी वृद्धि हमने लाई है। 2014 में 745 ऐसे क्षेत्र थे जो प्रोटेक्टेड एरियाज थे। दिसंबर 22 तक इसे करीब करीब 985 प्रोटेक्टेड एरियाज तक हम लोग ने बढ़ाया है, मतलब करीब करीब 30 से 35% वृद्धि प्रोटेक्टेड एरियाज में हम ला पाए। और इसी के साथ वन और वृक्ष कवरेज भी भारत में करीब करीब 16,000 वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी वन और वृक्ष कवरेज में पूरे भारत में संभव हो पाई है। तो हमारी सोच और विचारधारा वन्यजीव संरक्षण के भविष्य के लिए है, और इसी के साथ एक परंपरा जो भारत की एक लंबी परंपरा और संस्कृति रही है, उस संस्कृति को आगे बढ़ाने की सोच और विचारधारा के साथ प्रधानमंत्री जी की यही सोच है कि इस पर हम सबको जुड़ना होगा। जब हम कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और उसमें जोड़ते हैं सबका प्रयास, तो ये अकेले केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो या निजी क्षेत्र हो, अकेले नहीं, इसमें संयुक्त प्रयास पूरे भारतवर्ष की जनता की हो, यही हमारी कल्पना है और यही हमारा विचार है। और ये संकेत और ये लक्ष्य स्थापित हमें करना होगा कि इंडिया रिमेन्स होम टू द रिचनेस ऑफ इंडियाज वाइल्ड लाइफ एंड इंडियाज डाइवर्सिटी। थैंक यू। Thank you, sir. We'll take questions, but please restrict to the subject. Good morning. My name is Yeshi Seri. I write for the Indian Express. I'd like to know how have you come into your domain from civil aviation to wildlife conservation. Sorry. Just, first of all, it is the direction and effort of our government. And as you are aware, the Prime Minister is extremely insistent that the approach of government should always be a whole of government approach. And we must ensure that our level of knowledge, our level of education
must not be restricted to necessarily our verticals alone. And therefore, this cross-pollination, this exchange of knowledge, exchange of information between different ministries, different ministers, is extremely important to understand the richness and determination of purpose of the Prime Minister's sankalp towards bringing about a wholesome development of India. Also, let me add on a personal note, this is an area which has been a very important part of our emotional fabric for me and my family for many generations. My father was very, very closely involved in wildlife conservation. I've been a wildlife enthusiast from a very, very young age. So for me, it's especially an area of personal interest and a personal passion. So you're going to basically propagate wildlife conservation and Absolutely. And I think that if you look at successful models across the world, there are many examples of many economies across the world that are fully sustained on the basis of wildlife tourism. And that just shows you the potential that this sector has. And this diversity is indeed our treasure. And it's a treasure not only for us as Indians. हर भारतीय का ये केवल भंडार नहीं, लेकिन मैं मानता हूं कि ये भंडार जो भारत के पास है, ये विश्व का भंडार. Today, the diversity of wildlife that we have in our country, from the one-horned rhinoceros in the northeast to our elephants, our huge tuskers in south of India, to the population of tigers across from east to west of India, a population of leopards across the country. You now have black panthers in South India. Our species of birds, migratory and our own Indian captive population of birds. So the diversity of our both fauna, in which this wildlife comes, and you combine this with the diversity of our flora, which is our nature, from the foothills of the Terai in UP, Jim Corbett National Park, all the way down to our coastlands. Whether you talk about the Sundarbans, or you go down to the coast of Kerala and Tamil Nadu, or you go into the ravines of the Champa and Kuno Palpur heading into Ranthambore. The majesticity of our diversity is something that I believe no country in the world can equate. So for us, preserving our wildlife, making sure that they thrive, is a very important part of our parampara, as well as our treasure for us to maintain and develop and grow in a fiduciary role for the generations to come in our country. Yes. सर नमस्ते सर, मैं अरुण गुप्ता सर. दो छोटे सवाल है. पहला ये कि सर अभी आपने चीतास की जो 14 है, सर कोई डेडलाइन कब तक आएंगे? सेकेंडली, कितनी और भी स्पीशीज को भी इस तरह से लाने की बात होगी? नंबर 1. नंबर 2 सर, एनवायरनमेंट से जुड़ा सवाल है, वाइल्डलाइफ से रिलेटेड जुड़ा सवाल है. कल प्राइम मिनिस्टर ने प्लास्टिक से बनी रिसाइकल्ड एक जैकेट पहनी थी पार्लियामेंट के अंदर. क्या इंटेंट है गवर्नमेंट का, प्राइम मिनिस्टर का सेंस पे, आप कैसे देखते हैं इस मूव को एनवायरनमेंट के लिहाज से आगे जाकर कैसे? दोनों आपके बहुत दुरुस्त और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है वर्तमान के वातावरण में. पहला प्रश्न मैं चीता का कहूँगा कि भारत में हर एक डाइवर्सिटी बिग कैट्स के सदैव भारत में रहे. अगर इतिहास के पन्नों को आप पलटो 500 साल पहले, 1000 साल पहले, ये डाइवर्सिटी सदैव भारत में रही. मैंने आंकड़े आपको दिए
चाहे तेंदुआ की हो, चाहे बाघ की हो, चाहे शेर की हो, कि पिछले 9 साल में उस डाइवर्सिटी को और विविधता को कैसे दोबारा भारत में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कैसे दोबारा स्थापित किया गया है। और स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कितनी रुचि है वन जीव में और पर्यावरण में। इसी के साथ चीता का स्थापना एक अंतर्राष्ट्रीय जगत में शायद इक्का दुक्का उदाहरण हुआ हो सक्सेसफुल ट्रांसलोकेशन का। भारत में इसके पहले 150-200 साल पहले ट्रांसलोकेशन किए गए थे, पर ये आधुनिक भारत में या आधुनिक विश्व में पहला सक्सेसफुल ट्रांसलोकेशन हुआ है किसी भी बिग कैट के स्पीशीज की। ये 8 चीते आज कुनो में हैं और कुनो पालपुर पूर्व में भी चीता का क्षेत्र रहा है, शेर का क्षेत्र रहा है, बाघ का क्षेत्र रहा है, तेंदुआ का क्षेत्र रहा है, आज भी तेंदुआ का क्षेत्र है, आज भी बाघ का क्षेत्र है। और कुनो पालपुर बहुत ही एक डाइवर्स और एक उपयुक्त इकोसिस्टम है हमारे बिग कैट्स के लिए, और इसलिए उनकी चीता का वहाँ स्थापना सबसे उपयुक्त जगह में स्थापित हुए हैं। और अतिशीघ्र मुझे लगता है अगले 2-3 महीने में अगले लॉट हमारे चीते के भारत आएंगे और उनकी स्थापना होगी। जैसे मैंने कहा कि डायरेक्ट रूट में ये क्षेत्र शायद हमारे जीडीपी में काउंट नहीं होता, पर भावनात्मक रूप में भारत की संस्कृति और भारत की परंपरा के दृष्टिकोण से ये क्षेत्र अति महत्वपूर्ण नहीं अति महत्वपूर्ण है भारत की विविधता के लिए। और जैसे मैंने कहा कि शायद केवल 2 कॉन्टिनेंट्स हैं पूरे विश्व में जिनके पास इतनी विविधता है हमारे वाइल्ड लाइफ की डाइवर्सिटी की। शायद अफ्रीका और इंडिया, केवल ये दोनों कॉन्टिनेंट्स पूरे विश्व में हैं जिनके पास इतनी डाइवर्सिटी है जिसका पूर्ण विवरण मैंने आपको अभी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा आपको दिया। आपका दूसरा प्रश्न है और वो भी बहुत महत्वपूर्ण है और इसी के साथ जुड़ा हुआ। लोग सोचते हैं कि रिसाइकलिंग और ये सब आधुनिक युग की बात है, प्रोडक्शन की बात है। मेरी जो एक जिम्मेदारी है स्टील के सेक्टर में भी ग्रीन स्टील का उपयोग हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं, सर्कुलर इकोनॉमी की उपयोग करने की कोशिश कर रहे हैं, स्क्रैप का इस्तेमाल हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। पर ये मैं आपको बताऊं पूर्ण रूप से पर्यावरण, और पर्यावरण के साथ तो मतलब हमारे वाइल्ड लाइफ की डाइवर्सिटी के साथ भी जुड़ा हुआ है। विश्व में अब लीनियर इकोनॉमी के लिए कोई जगह नहीं। क्या है लीनियर इकोनॉमी? लीनियर इकोनॉमी है कि प्रकृति मां से आप लो, बनाओ और फेंको, दोबारा लो, बनाओ और फेंको। इट्स कॉल्ड द टेक, मेक एंड डिस्पोज मॉडल। इसके लिए अब विश्व में कोई जगह नहीं। प्रकृति ने हमको, मनुष्य और मानव जाति को सब कुछ दिया है और प्रकृति का संरक्षण करना भी, जैसे मैंने आपको अभी कहा इनके प्रश्न के उत्तर में, हमारी फिड्यूशरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस पीढ़ी के रूप में कि आने वाले पीढ़ियों के लिए भी पृथ्वी मां को हम उसी स्थिति में छोड़ें या उससे बेहतर स्थिति में छोड़ें जिस स्थिति में हमें मिली थी। तो ये रिसाइकलिंग उसका एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है। एंड देयर इज नो स्पेस नाउ फॉर टेक, मेक एंड डिस्पोज लीनियर मॉडल। You have to follow the 6R model of recycle, reuse, remake, re-engineer, and reproduce. That's the model that one has to follow. And प्रधानमंत्री जी का वो रिसाइकल्ड प्लास्टिक का जैकेट पहनना, ये 135 करोड़ भारतीयों के लिए एक उदाहरण और एक संकेत नहीं है, ये पूरे विश्व के
800 करोड़ लोगों के लिए ये एक संदेश है कि विश्व के सबसे बड़े प्रजातंत्र का नेता रिसाइकल्ड प्लास्टिक का जैकेट पहन रहा है। इसका अडॉप्शन तेज गति से हो भारत में, यही हम लोगों की विचारधारा है और जिससे इस पर्यावरण को भी हम लोग बचा पाएंगे। और मेरा आपके द्वारा हमारे सभी दर्शकों को भी विनम्र पूर्वक निवेदन है कि जब हम लोग वन्यजीवी क्षेत्र में जाएं, वाइल्ड लाइफ पार्क्स में जाएं, कई बार मैं बहुत बार गया हूं और कई बार देखने को मिलता है कि किसी ने कोई चिप्स का पैकेट फेंक दिया है तो, या प्लास्टिक का बोतल फेंक दिया है, या कुछ और टिश्यू फेंक दिया है। वो हम लोग का भंडार है, ये प्रकृति हमारी है और उसका संरक्षण भी हम लोग करें और जिम्मेदार नागरिक के रूप में उस प्रकृति माँ का देखभाल भी हम लोग करें। ये हमारा विनम्र पूर्वक निवेदन है। Sir, Manoj from PDM. Sir, just want to understand, you mentioned about connectivity and development. So what initiatives have been taken to ensure wildlife conservation when there is development on the aviation side? We also have instances of bird hits. Well, as I mentioned, I don't want to get off the topic, but as far as bird hits are concerned, we have put in place all measures at airports, which includes the bird dispeller, sound guns, other methodologies like horns and others that will keep birds away from airport areas. But again, this ties in with the Swachh Bharat initiative of the Prime Minister. Why do birds come to certain places, especially airports? It's not because they make their homes there, but it's more because the fact that they get attracted to some objects in that area. And therefore, to keep areas clean, to make sure that birds don't cluster around areas of transportation through which they may be a threat to their lives, is very important for us as responsible citizens as well. Sir, Anushka, can there be areas of integration between aviation and wildlife conservation that you're thinking of now that you're looking at this sector as something that is close to your heart? So, are you thinking of ways of integrating different, which would lead to growth of both aviation as well as wildlife? Well, let me tell you that the two are very, very integrated. Any form of tourism, be it land, sea, religious, wildlife, across the board, must today in the world have access to civil aviation. So I think both are very deeply integrated. One of the things that we have tried to do in the last year and a half, we have great connectivity in India from international to domestic, domestic tier 1 to tier 1 cities and tier 1 to tier 2 cities. What we're trying to look at now is really last mile connectivity. And that last mile connectivity means that we have to expand the breadth of civil aviation as well as deepen the depth of civil aviation. And therefore, if you have followed the ministry's policies closely, last year we introduced something called the Small Aircraft Scheme, which was directly aimed at sub-20-seater aircraft and helicopters, thereby looking at this last mile connectivity. So whether we look at the hilly states in the northeast, or Uttarakhand and Himachal, or Jammu and Kashmir, or even cosmopolitan areas like connectivity between Mumbai and Pune by helicopter, or connectivity, for example, with the traffic jams in Bangalore, between Bangalore city and Bangalore airport by helicopter.
So looking at increasing the penetration of helicopters across our country, multiple routes have been given in the last year and a half to all of these areas. And along with that, as I mentioned, sub 20-seater aircraft. So for example, Udan 4.2, which has just been bid out. And if I remember the numbers correctly, we bid out close to 184 routes. Of those 184 routes, 16 are helicopters, 50 are seaplanes. So not only within states within India, whether it be Gujarat or Andhra Pradesh, but also Andaman and Nicobar Islands, Lakshadweep, and all of that. And close to about 118 routes are all small aircraft routes. So Cessna Grand Caravan, 9-seater, I just flagged off one route a couple of days ago between Jamshedpur and Kolkata. And therefore the proliferation of these aircraft as well. The only impediment to the growth of this sector, sub 20 sector, was the fact that fixed costs, operating costs are fixed, irrespective of the size of the aircraft. But your revenue is very limited if you have only a 9-seater aircraft. And therefore, it was not proving to be viable. So in the SAS model, small aircraft scheme model, we've introduced a third option, which is looking at even a lease option for these aircraft. And therefore, I think that with the SAS scheme, you will certainly see, hopefully, I do believe, some connectivity even to our wildlife areas. Very much like in, for example, in Africa, where connectivity right into the Hawaii Patti of the reserve is directly connected. I'm not saying that will happen in the next month or two, but certainly that's something that we are also looking at to make achievable through these sub 20-seater aircrafts. Like the Sarimara, That's something that we are cogitating over, but you needed a scheme in place to make this sub 20-seater sector viable, and therefore if you will, the reach of this scheme will not be limited only to metros or to smaller cities, but also will extend, I certainly hope, with my passion, certainly hope to wildlife areas as well. Sir, I'm Abhimanyu from CBC. Sir, as you spoke about environment, that connectivity and tourism are linked. Also, as far as the transportation and connectivity through drones, as far as the reach of products is concerned, is the government considering an increase in outlay for drone manufacturing and also for aerospace manufacturing? Is there a PLI scheme on the cards? So that's not directly related to wildlife, so I'm not going to answer that question now. You can refer to me on post this conference, and I will be happy to answer that. Thank you, sir. One last related. Let's just I think there's one there. Saurabh is there. सर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए हिसाब से स्वच्छता की बात की जाए और आप ये एक अप्रोच रख रहे हैं कि क्रॉस सेक्टर दे रहे हैं तो सर रेलवे और बाकी के ट्रांसपोर्टेशन के मोड होते हैं वहां पर क्या साफ सुथरा माहौल ज्यादा है सफाई ज्यादा हो उसकी जो एयरपोर्ट पे प्रैक्टिसेस होती हैं उन चीजों को हम शेयर करने की कोशिश करेंगे ताकि इंटीग्रेशन हो जाए कुछ फर्क पड़े हालांकि तुलना तो नहीं की जा सकती क्योंकि वहां पर जो फुटबॉल होता है डेली बेसिस पे एयरपोर्ट पे नहीं होता है लेकिन फिर भी कुछ एक अप्रोच रहेगी। देखिए, मैं तो ये मानता हूं कि हमारा रेल मंत्रालय स्वच्छता में सक्षम तरीके से आगे बढ़ रहा है और नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। काफ़ी बार और ज़्यादा करके मैं भी रेल से यात्रा करता हूं और जो क्वालिटी आज भारत के रेल सिस्टम में हमको दिख रही है स्वच्छता की, शायद किसी विकसित देश में भी आपको न दिखे। तो मैं तो मानता हूं कि रेलवे सेक्टर से भी कई सेक्टरों को और हमको भी बहुत कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। स्वच्छता के श्रेणी में रेलवे बड़ी उत्तम श्रेणी में आज पूरे देश में। So last. Just a related question: are you going to use airports and all airlines to propagate wildlife conservation? Is that a part of the strategy? Because the outreach will be higher. Yeah, sure. I don't. I think that let me take that as a suggestion for action. I think that's a good suggestion, and I very much value the suggestions from our media
family, because I think at the end of the day, we are all working together towards the same goal of really making India shine as a bright spot on the global stage. And I think that's a wonderful suggestion for action in terms of proliferating what I just mentioned, the diversity of India's wildlife across the length and breadth of our country. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you. Friends, आपके लिए refreshment का इंतजाम है. Please join us for that. Wonderful catching up with everyone. Right. I know. Yeah. Yeah, many times. That